हेलो गाइस, सो आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सही में ट्रेडर बनना है तो वीडियो को कम्प्लीटली बहुत ही ध्यान से बार बार देखना, ठीक है। तो जैसे कि आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। अभी हम पहले ये सीखेंगे कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन के साथ कैसे एंट्री लेते हैं। मेन दो चीज़ों में हम आज के वीडियो में फोकस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब बहुत ही सिंपल है। लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स अवेलेबल हो, उसी एरिया को या उसी लेवल्स को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अभी लिक्विडिटी क्रिएट क्यों होता है मार्केट में? लिक्विडिटी क्रिएट होने का मेन रीजन है बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक या हेज फंड्स। मतलब जब भी कोई बिग प्लेयर मार्केट में मान लो प्राइस को अपसाइड ले जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली उनके जो बाइंग ऑर्डर्स है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इक्वल नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स भी मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं, रिटेलर्स को, जैसे कि हम जैसे आप जैसे ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करते हैं मार्केट में, ताकि उनका जो बाइंग ऑर्डर है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट या फिल हो पाए। अगर मान लो इस लेवल से, जैसे कि ये बिग रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इस लेवल से अगर मार्केट को अपसाइड ले जाना है, ऑब्वियसली इस लेवल पे इक्वल नंबर ऑफ सेलिंग भी तो चाहिए। तो अगर एक साइड जो कि बिग इंस्टीट्यूशंस है वो बाई करेगा, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी तो मार्केट में चाहिए जो सेल करेगा इस लेवल पे। तो सेल करवाने के लिए मैनिपुलेट करना जरूरी है, एंड इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बिग रेड कैंडल एंड उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल, ये दोनों कैंडल ही क्रिएट हुआ है बाय द लार्ज इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास मनी है एंड पावर है मार्केट को कोई भी डायरेक्शन में ले जाने का। तो प्रॉबेबली ये जो लेवल है यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा नोटिस करोगे या ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखेगा। क्योंकि हम जो रिटेलर से हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या कोई भी चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये जब ब्रेकडाउन होगा एंड ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे आप खुद ही सोच के देखो बहुत सारा ऑर्डर सेलिंग का होगा, क्योंकि रिटेलर्स यहाँ पे सेल करने के लिए ही सोचेंगे। एंड आप यहाँ पे खुद को रख के देखो, अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता, आप भी तो इस लेवल पे सेल ही करोगे। तो ये जो सेलिंग लेवल है, इसी लेवल से ही मैनिपुलेट किया जाता है सेलर्स को, ताकि जो बायर से लार्ज नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर से उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि कोई भी लेवल पे बाई करने के लिए हमें इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स भी चाहिए होता है। तो इस केस में क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है? तो इसे आइडेंटिफाई और भी अच्छी तरीके से करने के लिए हमें एक इंडिकेटर का यूज करना है जिसका नाम है वोलाटिलिटी। अभी वोलाटिलिटी में आप वोलाटिलिटी क्लोज टू क्लोज या हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हो एंड चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। अगर हम 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे, तो 5 मिनट चार्ट पे ये जो मैंने ट्रेन लाइन मार्क किया था, क्लियरली यहाँ पे आपको देखो वोलाटिलिटी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। क्यों? अभी वोलाटिलिटी का मतलब होता है एनर्जी, वोलाटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। अभी जब मूवमेंट एनर्जी है, वो कौन क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है बैंक्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स। ऑब्वियसली बात है, इस लेवल पे भी देखो आपको एक वोलाटिलिटी दिख रहा है, तो इस लेवल से भी मार्केट रिवर्स हुआ है एंड इस लेवल से भी मार्केट रिवर्स हुआ है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है जिस लेवल पे आपको वोलेटिलिटी दिखेगा उस लेवल से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट रिवर्स होने के लिए वोलेटिलिटी जरूर चाहिए होगा। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है जहां पे वोलेटिलिटी है वहां पे ही मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट को प्रॉपर तरीके से रिवर्स होने के लिए वोलेटिलिटी की नीड है। मतलब एक एनर्जी चाहिए होता है जिसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं, जो कि बिग प्लेयर्स क्रिएट करते हैं। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस लेवल पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट एंट्री लेना है? नहीं। अभी जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं वो तो इस लेवल से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बुलिश एनगल्फिंग दिख रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे यूज करेंगे। जैसे कि हम हमारा जो मेन कंसेप्ट है फेयर वैल्यू गैप, उसी को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें वेट करना है कि प्राइस जो अपना लास्ट स्विंग हाई था उसको कन्वीनियंटली इजी तरीके से ब्रेक कर दे। जैसे कि इस लेवल पे
अगर आप थोड़ा-सा देखो तो ये जो लास्ट हमारा स्विंग हाई था, उसको प्राइस ने कन्वीनिएंटली ब्रेक नहीं कर पाया। सिर्फ ब्रेक करना इनफ नहीं है, कन्वीनिएंटली मतलब बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही फास्ट मूवमेंट के साथ ब्रेक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस लेवल पे देखो, तो यहाँ पे प्राइस ने बहुत ही शार्प मूवमेंट के साथ, बहुत ही ईज़ी तरीके से, क्लियर प्राइस एक्शन के साथ लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ये वाला हाई को भी ब्रेक किया है एंड इससे पहले वाला हाई को भी ब्रेक किया है। तो ये 2 एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन अभी हमें ये भी जानना है कि कौन से एरिया से हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए हम सिंपली फेयर वैल्यू गैप यूज़ करेंगे। तो पहला हो गया, हायर टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आके हमें वोलेटिलिटी इंडेक्स को भी देखना है कि कहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। एंड उसके बाद हमें एक शार्प मूवमेंट चाहिए अपसाइड, ताकि हमें ये समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है लार्ज इंस्टीट्यूशंस के तरफ से। अभी यहाँ पे अगर क्लियरली देखो, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो हमें फेयर वैल्यू गैप का क्रिएट होने के लिए वेट करना है। फेयर वैल्यू गैप क्या है? ये एक 3 कैंडल पैटर्न है जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का जो हाई एंड लो है, उनके बीच का जो डिफरेंस एरिया है, उसी एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। बाकी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे मनी मेकिंग सीरीज में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है मार्केट में। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसी फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए प्राइस को एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करना है। कंडीशन क्या है? 2 फेयर वैल्यू गैप हमें चाहिए। एक फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिजेक्ट करते हुए दूसरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने 2 फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, एक एंड यहाँ पे 2। लेकिन यहाँ पे पहले वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने उसी फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया इस लेवल पे। तो क्लियरली हमारा एंट्री इसी लेवल पे बन जाता है। एंट्री लेने के लिए हम जो सेकेंड फेयर वैल्यू गैप है, उस एरिया से ही एंट्री लेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कहाँ पे? ये जो स्विंग लो आपको दिख रहा है, उसी लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी बात आता है टारगेट कहाँ तक लेना है। देखो, तो टारगेट हमें मैक्सिमम कहाँ तक मिल सकता है वो पहले देख लेते हैं। अगर हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो क्लियरली ये जो हाई था, यहाँ तक हमें क्लियरली टारगेट मिलते हुए दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है, तो अपसाइड ये जो लेवल है, ये भी तो एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे और भी सेलर्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस लेवल पे सेल करने के लिए रेडी होंगे, तो उनको भी तो मार्केट को ट्रैप करना है। एक तो रीजन हो गया ये, और दूसरा, जो कोई ट्रेंड लाइन फॉलो करके ट्रेड करता है, उनके लिए भी अगर मतलब सेलिंग की बात करें, तो ये जो लेवल है, ये लेवल भी उनके लिए प्रॉपर एक सेलिंग लेवल है। तो यहाँ तक टारगेट लोअर टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली मिल सकता है। अभी फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अभी देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे तो हमारा मैक्सिमम टारगेट कितना हो सकता है? हमारा मैक्सिमम टारगेट ये लेवल तक हो सकता है। यहाँ पे आपको 1:16 रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड मिल जाए, लेकिन इतना रिस्क रिवार्ड हमें नहीं लेना है। देखो, ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस में आपको यही समझाया जाएगा कि 1:16, 1:13, 1:30, 1:40 ऐसे रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड आप ले लो, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड इंक्रीज करते हो तो आपका जो एक्यूरेसी है वो जरूर घट जाएगा। तो आप बोलोगे कि हम अगर 15 ट्रेड में लॉस भी करेंगे तो 16 ट्रेड, अगर एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो जाएगा तो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज सोचो, एज ए रिटेलर अगर आप कंटिन्यूअसली 15 ट्रेड में लॉस करते हो तो ऑब्वियसली आप 16 ट्रेड के लिए वेट नहीं करोगे। तब तक आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, एक पुअर रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में अपना कैपिटल गवा चुके होंगे। तो एक प्रैक्टिकल टारगेट मेरे लिए 1:2 या 1:3 होता है। तो अगर मैं 1:3 भी मान के चलूं, क्योंकि हम एकदम लोअर एरिया से ट्रेड ले रहे हैं, जब हम थोड़ा सा हायर एरिया से ट्रेड लेंगे तो हम 1:2 ही लेने की कोशिश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉपर तरीके से 1:2 भी फॉलो करते हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे एंड आपको मल्टीपल टाइम एंट्री भी मिलेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे थॉट ऐसा है कि मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लेने की जगह
मैं क्या करूंगा, मल्टीपल टाइम तक एंट्री करूंगा जब तक मार्केट ये लेवल को अचीव ना कर ले, ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल तक पहुंच ना जाए। अभी देखो, जैसे कि और भी कहां कहां पे ट्रेड बन सकता था। फिर से यहां पे देखो, मार्केट ने क्या किया, एक पैटर्न क्रिएट किया। इस पैटर्न को हम एक रिटेलर पैटर्न बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस लेवल पे भी मार्केट मैनिपुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो शार्प रेड कैंडल देन शार्प ग्रीन कैंडल। तो इसी से आपको पता चल जाना चाहिए, जब भी एक शार्प रिवर्सल आता है उस लेवल से मार्केट रिवर्स कर सकता है। एंड रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन तो कर ही दिया है। इस लेवल से कैसे ट्रेड करना चाहिए था हमें, तो क्लियरली एक ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, क्या है, फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि क्लियरली आपको दिख रहा है, मार्केट ने ये जो हाई था इस हाई को ब्रेक किया, कन्वीनियंटली ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। एंड इस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने से पहले मार्केट ने क्या किया, ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे भी क्रिएट हुआ। एंड यहाँ पे ये जो ब्रेक है, कन्वीनियंटली ब्रेक होने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक और ट्रैप क्रिएट किया सेलर्स के लिए। देखो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्विप हमें दिख रहा है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया इस लेवल पे। एंड इसी फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए मार्केट ने क्या किया, एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप अपसाइड पे क्रिएट किया इस लेवल पे, ठीक है। तो हमारा जो एंट्री है क्लियरली फेयर वैल्यू गैप के अपसाइड पे बन जाता है एंड स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग लो होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल से एंट्री ले रहे हो तो आपका रिस्क रिवर्ट 1:2 होना चाहिए, जो कि हमें इजीली यहाँ पे दिख गया। बहुत ही इजी तरीके से मार्केट ने 1:2 अचीव कर दिया। अभी 1:2 अचीव करने के बाद मार्केट ने देखो फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। फिर से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली देखो, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ, एक कन्वीनियंटली ब्रेकआउट किया ये लास्ट स्विंग हाई का, ठीक है। तो ट्रैप, उसके बाद लास्ट स्विंग हाई का ब्रेकआउट, ट्रैप, इसके बाद लास्ट स्विंग हाई का ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट के बाद हमें अपना जो एंट्री है फेयर वैल्यू गैप बेस्ड, उसी को फॉलो करना है। क्या है वो एंट्री, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने दो, उसको रिस्पेक्ट करते हुए दूसरा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है इस लेवल पे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। इसी को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने एक नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे मार्केट ने नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे क्लियरली एंट्री बन जाता है। एंट्री के लिए हम सिंपली जो स्विंग लो है वो एसएल लेंगे एंड टारगेट के लिए हम 1:2 का यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल से हम ट्रेड ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम देखो, हमारा जो मेन टारगेट है वो अचीव होने तक हमें यहाँ पे 3 ट्रेड मिल गया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेना। अगर आप एक ही ट्रेड में वेट करते रहते तो आप इतना तक मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस लेवल पे आके आपको मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है इस लेवल पे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे तो टाइम डीके हो जाएगा, तो उससे अच्छा हम मल्टीपल टाइम एंट्री करेंगे अप टू द हमारा जो मेन टारगेट है वहां तक। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर सच में हेल्पफुल है तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, या फिर कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछिए। बाकी कोई भी कंसेप्ट जो कि मैं फॉरेक्स में यूज़ करता हूँ वो इंडियन मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है, और जो कि इंडियन मार्केट के लिए दिखाता हूँ वो फॉरेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम एक बेसिक प्राइस एक्शन को समझने की ट्राई करते हैं जो कि हर जगह पे काम करता है। क्योंकि रिटेलर्स का जो ट्रैप होता है वो कोई पर्टिकुलर मार्केट में नहीं होता है, वो हर एक मार्केट में होता है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों का ये डिमांड था कि आप बैंक निफ्टी के चार्ट में क्यों नहीं दिखाते हो, तो आज के लिए इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ अगर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर A to Z एकदम कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे पेड फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं लाइव मार्केट का अपडेट्स देता रहता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।